वो लोग हैं जो भारत के युवाओं को इंस्पायर करते हैं और भारत की जो विकास यात्रा है उसमें एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो आप तीनों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी युवा आज यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, उन्हें बताना चाहूँगी कि ये आप सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। इनकी जर्नी आपको इंस्पायर करेगी, तो ज़रा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हुसैन, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आप भोपाल से हैं, वहाँ का एक मशहूर रेस्टोरेंट है लजीज हकीम, जिसे अब आप संभाल रहे हैं, आप उसके डायरेक्टर हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि 50 साल पुरानी जो पारिवारिक विरासत है, इस जिम्मेदारी को संभालने की शुरुआत किस तरह से हुई? तकरीबन 50 इयर्स पहले मेरे दादाजी ने इस रेस्टोरेंट की शुरुआत करी थी। 1971 में जब वो बुरहानपुर से भोपाल आए थे, तो एज अ लेबर वो किसी कंस्ट्रक्शन में काम करते थे। टीटी नगर आज एरिया है बहुत बड़ा, और वहाँ से उन्होंने स्नैक्स और टी का बिज़नेस शुरू किया। फिर उसको एक बड़ा इस्टेब्लिशमेंट में तब्दील किया। फिर मेरे फादर ने उसको एक बड़ा ब्रांड बनाने की कोशिश करी, और आज हम इस मुकाम पे हैं कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। तो लजीज़ हकीम जो है उसका मैं एक 3rd जनरेशन शेफ़ हूँ। और लजीज़ हकीम सिर्फ एक नाम नहीं या कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है जिसमें हम फूड प्रोवाइड करते हैं। ये एक्चुअल में हमारा इमोशन है, हमारी लेगेसी है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये विरासती तौर पे मुझे मिली है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लजीज़ हकीम कोई एक छोटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं, इसमें कई सारे परिवार हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं। और मेरी उम्मीद यही है कि हम इसको जितना ये डिज़र्व करता है उतना इसको आगे लेके जाएँ। और क्योंकि आप 3rd जनरेशन है तो बहुत जिम्मेदारियों के साथ आपके पास ये आई है। जी मैम, सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, मैं कहूँगा कि ये एक डेस्टिनी है, क्योंकि खाने से भी मुझे लगाव है और ये मेरा काम भी है। तो मैं कहूँगा कि ये जिम्मेदारी नहीं है, मेरी डेस्टिनी है लाइफ की। जी, तो अब राकेश जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आप उज्जैन से हैं, वहाँ हज़ारों लोगों के घरों का सपना आप पूरा करते हैं, बहुत ही किफ़ायती दामों में, और अच्छे घर देने के लिए आपको जाना जाता है। ये डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आरके डेवलपर्स के। तो राकेश जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि रियल एस्टेट के क्षेत्र को आपने करियर के लिए कैसे चुना और इसके पीछे आपकी प्रेरणा क्या रही थी? जय श्री महाकाल। हम उज्जैन निवासी हैं। ये जो रियल एस्टेट या अपना मकान का सपना, हर आदमी का सपना होता है कि उसका मकान हो। हम लोगों को काम करते देखते थे कि एक कम वैल्यू में, कम बजट में उनका मकान हो। तो हमने सबसे पहले 2014-15 में चालू किया। सबसे पहले हमने 5.5 लाख रुपए में लोगों को मकान देना चालू किया, सिर्फ 5.5 लाख में। जो उस समय हमको अपनी ब्रांडिंग करनी थी, नो इनकम, सिर्फ सेवा और एक अपना नाम करना था। और उसी समय संजोग से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने एक वो सब्सिडी की स्कीम चालू की, तो उससे और भी कस्टमर को उसमें और सब्सिडी मिली, जिससे कि हमने उस समय 2016-17 में कम से कम 500 लोगों को इस तरह बजट में हमने मकान दिया। और मकान देने में ये मिला कि लोग आते थे, वो पैसा भी दे रहे हैं, मकान भी उनको मिल रहा है, लेकिन वो ऐसा करते थे कि जैसे उनको हम भगवान हैं जो उनको मकान दे रहे हैं। तो हमको लगा इससे तो अच्छा कोई धंधा ही नहीं है, कि कमाई भी थोड़ी हो रही है, नाम भी हो रहा है और लोग आपको बहुत ज़्यादा मान रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्रेरणा मिला कि उसको हम लोगों ने उसको कंटिन्यूअस रखा, और आज कम से कम भी तो 5,000 लोगों को हमने मकान दे चुके हैं। 5 लाख रुपए में मकान मिलना आज की डेट में क्या पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता कि आजकल कहीं ये चीज़ पॉसिबल है। तो उसके लिए ये 2014-15 की बात है। 2014-15 की बात है। चलिए, अब तो रेट्स बढ़ गए होंगे। जी सर, तो चलिए मैं आपके पास आती हूँ। राहुल गुप्ता जी, आप रियल एस्टेट सेक्टर में बदलते ट्रेंड्स को गहराई से समझते हैं और पंजाब बेस्ड एवरमार्क डेवलपर्स के राहुल गुप्ता जी हैं ये। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमने कोविड का दौर देखा, तो कोविड के दौर में हर क्षेत्र में बहुत बदलाव हमें देखने को मिले। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन से मेजर चेंजेस आपने देखे हैं होम बायर्स की प्रेफरेंसेस में कोविड के बाद से? हेलो एवरीवन। मैम, पोस्ट कोविड से हमने देखा है कि जैसे कोविड आया, कोविड के बाद जो बायर्स थे हमारे, उनमें एक चेंज आया। चेंज कैसा? पहले जहाँ पर बायर
सेंट्रल में रहना पसंद करता था। कोविड के बाद अब वो किसी भी रीज़न से, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो या कुछ ऐसा हो, जो भी कनेक्टेड सबर्ब्स हैं उनमें घर लेने का उसका ज़्यादा मन होता है। रीज़न बीइंग अफोर्डेबिलिटी, कनेक्टिविटी। तो इस रीज़न से क्या है कि जो टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ हैं उनमें भी रेट जो एप्रिसिएशन होने लगी है वो इसी रीज़न की वजह से ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि कोविड के बाद हर बंदा चाहता है कि ऐसी जगह पे घर लेना जहाँ पे पोल्यूशन वगैरह इन सब चीज़ों से दूर हो और जहाँ पर उसका काम भी इफ़ेक्ट ना हो। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से टायर 2 सिटीज़ आजकल डेवलपिंग है। तो मोहम्मद हुसैन, अब मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। आप एक बहुत ही यंग शेफ़ हैं, आपने विदेश में होटल मैनेजमेंट और कलिनरी आर्ट्स की पढ़ाई भी की है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने वहाँ से जो सीखा उसे आप यहाँ पर अपने बिजनेस में कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी विदेश में रह के वो ये है कि फूड सिर्फ एक टेस्ट नहीं है। एक टेस्ट के लिए हम नहीं खाते, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। जैसे उसमें गेस्ट एक्सपीरियंस आता है, अब हाइजीन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इमोशन है, इमोशन भी है, और उसको लोग चेरिश करना शुरू कर दिया। उसको सिर्फ एक चोर की तरह नहीं देखते कि हमें खाना खाना है क्योंकि ज़रूरी है। अब उसको एज अ ओकेजन भी लोग कभी आउटिंग में जाते हैं तो करते हैं प्रेफर। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें हाइजीन का एक बड़ा फैक्टर आने लगा है। एक क्लीनलीनेस और जो हेल्दीनेस है फूड की, उसका एक बड़ा फैक्टर आने लगा है कि लोग हेल्दी होना चाह रहे हैं और अपना पसंदीदा खाने को छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। तो ये जो बैलेंस है ये हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं लजीज़ हकीम में। लेकिन हम एक चीज़ का ध्यान बहुत ज़रूरी है, जो कि क्योंकि मेरे दादाजी ने शुरू करा है इसको, मेरे पापा ने इसको अपने कंधों पे चलाया है, तो ज़रूरी है कि जो हमारी आत्मा है, जो हमारा फूड का जो टेस्ट है, जो मुगलाई फूड हम कई सालों से सर्व कर रहे हैं, उसको हम बरकरार रखें। तो आधुनिक तकनीक और पुराना स्वाद, जो हमारा ख़ानदानी स्वाद है, इसका एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में खाने को हेल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस में जो है इनोवेशन जी जो है वो इंटीग्रेट कर रहे हैं। इनोवेशन भी है, और मतलब कि जो भी हम डिश अभी न्यू इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में, उसमें कई सालों की हमारी मेहनत है। ऐसा नहीं कि एक कोई ट्रेंड है तो हमने कुछ नई डिश इंट्रोड्यूस कर दी। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको परफेक्ट करें और उसको हेल्दी बनाएं और फिर हमारे गेस्ट के लिए उसको सर्व करें। ऑल राइट। तो अब मैं राकेश जी आपके पास आना चाहूँगी। अगर हम आने वाले समय की बात करें तो रियल एस्टेट के क्षेत्र में किस तरह के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, कैसी करवट लेगा? देखिए, अगर हम एमपी में उज्जैन की बात करें तो उज्जैन आज राजा विक्रमादित्य के टाइम से राजधानी थी, और उज्जैन में महाकाल के चलते महाकाल लोक जो प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था, तो उसके चलते आज उज्जैन में रोज़ कम से कम 8 से 10 लाख लोग आते हैं। तो उनके चलते आज उज्जैन में इनकम सभी लोगों की अच्छी हो रही है, और उज्जैन का जो फ्यूचर बन रहा है, इंदौर का जो फ्यूचर बन रहा है, वो बहुत ज़्यादा बन रहा है। और कोविड के चलते लोगों को एक ये हो गया कि अब 10 आदमी को एक साथ नहीं रहना है। ये कोविड के चलते थोड़ी टेंडेंसी आई है, तो वो लोग अपने अपने मकान लेने में बहुत ज़्यादा कोविड के बाद ये असर हुआ है कि सबको अपना मकान चाहिए। तो रियल इस्टेट में ये ग्रोथ बहुत बढ़िया आया। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो रेरा लाया, रेरा के नियम से जितने भी अनलीगल एक्टिविटी वाले थे वो सब बंद होने से सब कस्टमर को आज लीगल एक्टिविटी से उनको अपना प्लॉट, अपना मकान मिल रहा है। तो ये जितनी भी कार्रवाई हो रही है उसके चलते रियल इस्टेट हमेशा देके जाता है, और हमारे पूर्वज भी कहते थे कि ज़मीन हमेशा देके जाती है लेके नहीं जाती है। तो जिस भी आदमी ने अपना मकान लेने का सपना पूरा करते हैं वो खुश भी होते हैं, और उनको एक इन्वेस्टमेंट में भी अगर बात करें, शेयर अप डाउन हो सकता है, कुछ भी अप डाउन हो सकता है, लेकिन ज़मीन कभी अप डाउन नहीं हो सकती। बिल्कुल, ज़मीन की कीमत तो ऊपर ही जाती है। तो राहुल जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। अगर हम सरकार की नीतियों की बात करें तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि रियल एस्टेट सेक्टर को तेज़ी से आगे बढ़ाने में किस तरह से और कौन सी नीतियाँ मदद कर सकती हैं? सरकार की तरफ से काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट को काफ़ी ग्रोथ मिल रही है। 25 मार्च 2016 को जिस दिन रेरा आया था, रेरा से काफ़ी मार्केट में ग्रोथ हुई है। रीज़न जो बायर है अपने आप को सेफ़ महसूस करता है,
क्योंकि पहले के जो बिल्डर्स होते थे उनका कुछ फिक्स नहीं था। पहले था प्रॉमिस ड्रिवन मार्केट थी कि प्रॉमिस पे ही चलती थी या ब्रोशर्स पे चलती थी, बट कुछ भी फिक्स नहीं था। बट आफ्टर रेरा जो वो पैसा दे रहे हैं, जिस भी अकाउंट में पैसा दे रहे हैं, उनका पैसा कहाँ पर लग रहा है, लैंड यूज़ क्या है, बिल्डर की रेपुटेशन क्या है, बिल्डर कहाँ पैसा उनका लगा रहा है, ये सब चीज़ें वो देख सकते हैं। सारे उनके नॉर्म्स वगैरह पूरे हैं या नहीं है, ये सब वो देख सकता है। तो इस वजह से बायर काफ़ी सेफ़ महसूस करता है। तो यही चीज़ें हैं। और अब आने वाले टाइम में बिल्डर के लिए गवर्नमेंट काफ़ी हेल्प ये कर रही है। जैसे पहले 30 to 40 अप्रूवल्स चाहिए होते थे अलग अलग, जिसमें से प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से 2 से 3 साल पहले उसी में लग जाते थे। आजकल धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है, सिंगल विंडो पे लाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है बिल्डर के लिए। जितना उसका टाइम बचेगा उतना ही उसका बायर को फ़ायदा मिलेगा जी। और अब मैं मोहम्मद हकीम, आप हुसैन, आप पर आना चाहूँगी। माय अपॉलॉजीज़। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बीइंग अ यंग एंटरप्रेन्योर, आप किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं? फूड बिजनेस है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं और उनको किस तरह से ओवरकम करते हैं? मैं चाहूँगी आप अपनी ये जो जर्नी है उसको शेयर करें, ताकि जो युवा हमारे साथ यहाँ मौजूद है वो भी इंस्पायर हों और आगे सही डिसीजंस लेने में वो कर पाएँ। जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जो फूड इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, दिस इज़ एवर ग्रोइंग एंड एवर चेंजिंग। एवरी फ्यू ईयर्स इसमें नए ट्रेंड्स आते हैं, नए चेंजेस आते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू गो विद द टाइम एंड आप चीज़ों को पहले समझें और फिर उसको जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। जैसा हर इंडस्ट्री में होता है, हर सेक्टर में होता है, हर फील्ड में होता है कि आपको धैर्य और जुनून की बहुत आवश्यकता रहती है अगर आपको आगे बढ़ना है। तो ये इंडस्ट्री उसका जो एग्ज़ाम है या जो डिफ़िकल्टीज़ आप उसको देता है, वो बहुत ज़रूरी है कि आप धैर्य रखें और जुनून के साथ आगे बढ़ें। अगर आप में ये दोनों क्वालिटीज़ हैं तो आप डेफिनेटली किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली हॉस्पिटैलिटी या होटल्स, आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा कि आपका सवाल था कि जो चैलेंजेस आप डेली फेस करते हैं, तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट चैलेंज। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको चैलेंजेस मिलेंगे, आप उसको कैसे काउंटर करते हैं, उसको कैसे आप उसमें कम बैक करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट जी। तो राकेश जी, अगर मैं आपके पास आऊँ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आजकल जैसे हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, तो आजकल हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे प्रॉपटेक स्टार्टअप्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो आपके एक्सपीरियंस से इससे रियल एस्टेट की दुनिया में क्या बदलाव आएंगे और क्या फ़ायदे होंगे? रियल एस्टेट में स्टार्टअप से बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। लोगों को सोशल मीडिया के द्वारा सब जानकारी मिल जाती है। तो उज्जैन के प्रोजेक्ट के बारे में पूरे इंडिया को जानकारी मिलती है। ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि है जो स्टार्टअप के द्वारा मिल रही है। कई सारे ऐसे साइट्स हैं जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट डालते हैं तो ऑल ओवर इंडिया की इंक्वायरी आती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो काम कर रहे हो आप वो अच्छा करो, गुडविल बना के करो। अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो आपका प्रोजेक्ट हमेशा चलेगा। ये हमारा हमेशा सिद्धांत रहा है। और नए नए कई सारे उसमें इंजीनियर के द्वारा एक्टिविटी आती है कि आप इसमें नया ये करो, नया ये करो। तो उसके चलते हम लोग को आज के डेट में, आज के बाज़ार के हिसाब से चलना पड़ता है और उसके कदम से कदम मिला के चलेंगे तभी हम कस्टमर को हर वो नई चीज़ दे सकते हैं जो उनको रिक्वायरमेंट है। बस ये होता है। तो यह टाइम के साथ इवॉल्व तो होना ही पड़ता है, चाहे कोई भी फील्ड हो, कोई भी सेक्टर हो। तो राहुल जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। अगर हम आपके हिसाब से जानना चाहें तो आपके हिसाब से आने वाले समय में कौन से शहर या इलाके रियल एस्टेट के नए ग्रोथ सेंटर बन सकते हैं? मैम, इसका जैसे बताया मैंने, टायर 2 सिटीज़ डेवलप हो रही हैं। रीज़न उसका है जैसे कनेक्टिविटी रोड्स की बहुत अच्छी होती जा रही है। अभी हाल ही में बीजेपी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गाज़ियाबाद टू अलीगढ़ एक्सप्रेसवे है, 100 किलोमीटर्स कंप्लीटेड इन 100 आवर्स। तो 100 घंटे में बहुत बड़ी चीज़ है 100 किलोमीटर का हाईवे बना देना, जिसकी वजह से अब बंदा धीरे धीरे ऐसी जगहों पे शिफ्ट होना चाह रहा है जहाँ वो सुकून से ज़िंदगी निकाल सके अपनी। क्योंकि अगर हम देखें जैसे दिल्ली से माइग्रेट हो रहे हैं लोग, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ तो इस वजह से पंजाब लोग ज़्यादा माइग्रेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दिल्ली और उसमें कंपैरिजन देखें तो हवा पानी का सबसे बड़ा रीज़न, खाना पीना,
ट्रैफिक, पोल्यूशन, कई चीज़ें ऐसी कि बंदा वहाँ रह के खुश है अगर उसका काम सफ़र नहीं करता। तो यही रीज़न है टायर 2 सिटीज़ की डेवलपिंग का। ओके और हाँ जी, तो मोहम्मद हुसैन, अब मैं आपके पास आती हूँ। आज जितने भी यंग जनरेशन के लोग जो हमें देख रहे हैं, जो हमारे साथ यहाँ आज मौजूद हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम, मैसेज एकदम सिंपल है कि आपको किसी भी फील्ड में आगे जाना है, नॉट पर्टिकुलरली होटल हॉस्पिटैलिटी, आपको धैर्य और जुनून की, जैसे मैंने बात करी, बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो कोई भी काम किसी भी फील्ड में आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा। चाहे वो, अगर आपको फेलियर भी काउंटर करने की ज़रूरत पड़ रही है, आपके सामने फेलियर भी आ रहा है, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ तो सिखा कर ही जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ओपन बुक की तरह रहें और कोशिश करें कि जो भी चीज़ आपके सामने आ रही है आप उसको एब्जॉर्ब करें, उसको एनालाइज करें और उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर आप किसी न किसी दिन तो सफल हो ही जाएंगे। बिल्कुल, मेहनत करते जाओ तो फल ज़रूर मिलेगा एक बिल्कुल ना एक मिलेगा, दिन। बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं राकेश जी आपके पास आती हूँ। आज आरके डेवलपर्स जो है वो किफ़ायती बजट में घर और प्लॉट्स उपलब्ध कराते हैं, तो इसके पीछे आपकी सोच और स्ट्रैटेजी क्या है? वो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सोच एक ही है कि हर लोगों के पास अपना मकान हो, पहला सोच। दूसरा, आप एज ए बिजनेसमैन बात करूं तो आप किसी को 1 करोड़ 5 करोड़ का मकान बेचते हो तो वो 10 तरह से आपकी कमियां निकालने के लिए अग्रसर रहता है एज ए बिजनेसमैन। और कम बजट के जिसको हम मकान देते हैं उनका तो बस ये होता है कि उनको मकान मिलना चाहिए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस होता है कि हम उसमें क्वांटिटी ज़्यादा डेवलप करते हैं। मार्जिन कम रहती है हमारे यहाँ, क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो ये एक सोच है कि जिससे कि हम मकान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दें। और गवर्नमेंट के इतनी सारी स्कीम कम बजट वालों के लिए है, उनको सब्सिडी मिलती है, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल जाता है। तो वो उससे हमारा एक बाज़ार बहुत बड़ा है, हमारा लग्जरियस बाज़ार कम है और लो बजट का बाज़ार बहुत ह्यूज है कि हम उतनी डिलीवरी नहीं कर पाते, उससे ज़्यादा हमारे पास इंक्वायरी और डिमांड रहती है। तो जहाँ डिमांड रहेगी, मार्केट का कहना है कि उसके साथ चलना चाहिए, तो हम भी उसी के साथ चलते हैं। बिल्कुल। और अब मैं राहुल जी आपके पास आती हूँ। देखिए, आज के खरीदार, हालांकि आप बता ही रहे थे अब कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, सब हो गया, लेकिन आज के खरीदार जो हैं वो घर खरीदने से पहले कीमत और जगह के अलावा और क्या देखते हैं? आज के खरीदार कीमत और जगह के अलावा पहले तो बिल्डर का बैकग्राउंड देखते हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स ना हो जिसमें बंदे पहले ही अटके हुए हों और आगे भी आने वाले ऐसे प्रोजेक्ट ना हो जाएं। लोकेशन देखते हैं, अपना प्राइस वो देखते हैं, अपना बजट देखते हैं। और हम जैसे अब चंडीगढ़ कर रहे हैं तो हमारा मेन काम है डिफेंस के साथ। हम मोर दैन 1000 डिफेंस फैमिलीज़ को, आर्मी मैन को हम घर डिलीवर कर चुके हैं लास्ट 3 to 4 ईयर्स में। तो अभी भी हमारा मेन टारगेट जो है वो डिफेंस को ही है। हमारा मेन डिफेंस टारगेट ये है, डिफेंस को ही हम डिलीवर करते हैं प्रोजेक्ट्स जी। इसके अलावा आम लोगों के लिए? आम लोगों के लिए करते थे, बट अब हम सिर्फ डिफेंस के लिए ही वर्क कर रहे हैं। डिफेंस पर ही फोकस जी। कर रहे हैं। तो क्या चंडीगढ़ से भी बाहर निकलने का कहीं कुछ इरादा है? जी, अभी पंजाब में ही है, बाकी आने वाले टाइम में आगे भी करेंगे। ओके, तो अब मैं आप तीनों से ही चाहूँगी एक एक करके, क्योंकि इतने सारे लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इतनी जनता है जो हमें देख रही है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? राकेश जी, आपसे। अपने इंडिया में लोगों का जो सपना है मकान अपना हो, और आप अपने बिजनेस में ईमानदारी रखिए, लोगों को नाजायज़ फ़ायदा मत कमाइए। और आप अगर अपनी गुडविल बना के रखेंगे और ईमानदारी से करेंगे तो आपको भगवान हमेशा देता है, कभी भी उसमें नुकसान नहीं होता है। लेकिन आप थोड़ी सी लालच करेंगे तो वो नुकसान होती है। तो आपकी गुडविल आपकी सबसे बड़ी चीज़ है। तो नीयत सही रखें, गुडविल बनाए रखें, तभी सफलता मिलेगी। मोहम्मद हुसैन, आपका? मेरा बस छोटा सा मैसेज है कि
ऑलवेज बी थैंकफुल वट एवर यू हैव। हो सकता है कि जो आपके पास है वो कोई उम्मीद कर रहा हो कि उसके पास हो, तो जो भी अगर छोटी से छोटी उपलब्धि भी अगर आपके पास है तो आप उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि आप उसमें थैंकफुल रहें और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। थैंक यू। यानी बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव। और राहुल जी, आप क्या कहना चाहें? हम जैसे कि सर ने बताया, सबसे पहले तो गुडविल देखनी चाहिए बिल्डर की का, अगर क्योंकि घर लाइफ में 1 या 2 बार ही बंदा लेता है अपनी पूरी मेहनत की कमाई लगा के, तो यही चीज़ देखें कि रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट्स हो, सारे अप्रूवल्स उसके आए हों, और सबसे बड़ी बात उसके पास एक एग्ज़िट स्ट्रैटेजी हो कि कल को वो एग्ज़िट लेना चाहे तो इजीली ले सके। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए कभी भी घर खरीदने से पहले। ऑलराइट, तो आप तीनों को ही मेरी शुभकामनाएं एंड थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, भारत की उड़ान 2.0 का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच राकेश जी, मोहम्मद हुसैन और राहुल जी।